Welcome to Mysteraga। ये करीब 12 साल पहले की बात है। मुझे एक किसान ने अपनी जमीन पर फैले जंगली सुअरों को पकड़ने और उन्हें मारने के लिए काम पर रखा था। अगर आपने कभी जंगली सुअरों के बारे में सुना हो तो आप जानते होंगे कि ये कभी-कभी बहुत बड़े और बेहद आक्रामक हो जाते हैं। सुअरों को पकड़ने की मेरी तकनीक बहुत सिंपल थी। मैं खेत के अलग अलग हिस्सों में ट्रैप लगा देता था। ट्रैप 30 फीट की गोल फेंस होती थी जिसके एक साइड पर भारी सा गेट लगा रहता था। जैसे ही अंदर सही संख्या में सुअर घुस आते, गेट अपने आप लॉक हो जाता था। एक दिन मैंने ऐसे ही 3 ट्रैप सेट कर दिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा सुअर पकड़ में आ सकें। रात गुजरने के बाद तीनों ट्रैप चेक करने के लिए मैं सुबह सुबह अपने घोड़े पर निकल पड़ा। पहले 2 ट्रैप बिल्कुल खाली थे। तीसरे में जाकर देखा तो उसमें 7 सुअर फंसे हुए थे और हर एक सुअर काफी बड़ा था। मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ट्रैप रीसेट करने के लिए पहले सुअरों को मारना पड़ता था, फिर उन्हें बाहर खींचकर ट्रक में भरना पड़ता था और यह काम सिर्फ घोड़े के साथ मुमकिन नहीं था। इसके लिए मुझे मेरा ट्रक चाहिए था। मैं ट्रक लेने के लिए वापस घर लौटा। घोड़े को अस्तबल में छोड़कर जल्दी से ट्रक में चढ़ा और फिर सीधे तीसरे ट्रैप की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा सुअर बुरी तरह घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में किसी चीज ने उन्हें डरा दिया था। 2-3 सुअर बुरी तरह घायल थे। उनके शरीर पर खून लगा हुआ था। यह देखकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जंगली सुअर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, कभी कभी तो मार भी डालते हैं। लेकिन जब मैंने गिनती की तो पाया कि वहां 7 की जगह अब बस 5 ही सुअर थे। मैंने सोचा शायद मैंने पहले गलत गिन लिया होगा या 2 सुअर किसी तरह निकल भागे होंगे। सच कहूं तो मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि कोई और चीज उन्हें उठा ले जा सकती है। क्योंकि यहां भालू भी नहीं होते तो मैंने यही मान लिया कि मैंने ही गलत गिन लिया होगा। मैंने उन 5 सुअरों को मारकर ट्रैप रीसेट किया, फिर रैंप की मदद से 100-100 किलो के इन सुअरों को ट्रक में चढ़ाया। इसके बाद मैंने बाकी दोनों ट्रैप भी चेक किए। रात को सोते समय मेरे मन में बस एक ही बात बार बार खटक रही थी। 7 सुअर की गिनती गलत कैसे हो सकती है? 20-30 होते तो समझ भी आता, लेकिन 7। अगले दिन सुबह मैं फिर से ट्रैप चेक करने के लिए निकल पड़ा। इस बार पहले 2 ट्रैप में 4 और 12 सुअर फंसे मिले। इसका मतलब था कि जंगल के अंदर रहने वाले सुअर ट्रैप्स की तरफ खींचे चले आ रहे थे, जो मेरे लिए अच्छी बात थी। अब बारी थी तीसरे ट्रैप को चेक करने की, जो जंगल में सबसे अंदर लगा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि तीसरे ट्रैप में कोई सुअर नहीं फंसा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रैप बंद था, जिसका मतलब यह था कि कुछ तो अंदर आया था। जब मैंने पास जाकर अंदर देखा तो देखा चारों तरफ सुअरों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मुझे पता है कि जंगली सुअर कभी कभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को खा भी जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे कम से कम एक बचा हुआ सुअर तो जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन यहां एक भी सुअर नहीं था। इन्हें किसने खाया? और उससे भी बड़ी बात, उस चीज ने 7 फीट ऊंची जाली कैसे पार की? मैं उलझन में था, लेकिन फिर भी ट्रैप रीसेट करके वापस चला आया। तीसरे दिन पहले 2 ट्रैप में 20 सुअर फंसे थे, लेकिन तीसरे ट्रैप के साथ फिर वही कहानी। ट्रैप बंद था, लेकिन उसके अंदर एक भी सुअर नहीं था। बस जगह जगह सुअर के टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये किसी कूगर का काम है, वो भी किसी बड़े कूगर का। मैंने किसान से कूगर को ढूंढने और उसे मारने की इजाजत मांगी। वो तुरंत तैयार हो गया। वह भी नहीं चाहता था कि कोई शिकारी जानवर उसके मवेशियों का शिकार करे। फिर दिन में मैंने तीनों ट्रैप फिर से रीसेट किए और रात होने का इंतजार करने लगा। कूगर ज्यादातर रात को ही बाहर निकलते हैं और शिकार करते हैं, इसलिए मेरा प्लान रात में ही उन्हें पकड़ने का था। मैंने सोचा कि घोड़े पर जाना ज्यादा सही रहेगा। ट्रक की आवाज और रोशनी कूगर को डरा सकती है। मैंने रात के लगभग 1 बजे निकलने का फैसला किया। मैंने सोचा तब तक ट्रैपों में कुछ सुअर भी फंस जाएंगे और कूगर को ललचाने के लिए चारा भी मिल जाएगा। जब रात के 1 बजे का समय आया तो मैं अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। मेरे पास बस एक राइफल और एक भारी भरकम टॉर्च थी। ये वो समय था जब स्मार्टफोन नहीं थे और नाइट विजन जैसी कोई चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब सोचता हूं तो लगता है कि मैं कितना बेवकूफ था। मुझे कम से कम किसी को अपने साथ ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मैं पहले 2 ट्रैप पार करता हुआ तीसरे ट्रैप की ओर जा रहा था कि तभी मुझे जंगली सुअरों की चीखें सुनाई दी। तेज,
कराहती हुई चीखें। मैं समझ गया था कि मैं सही समय पर पहुंचा हूं। कुकर शायद अभी शिकार कर ही रहा है। हाथ में टॉर्च पकड़े मैं तेजी से तीसरे ट्रैप की ओर बढ़ा। जब मैं ट्रैप के पास पहुंचा तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूं। सुअर अंदर पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच कुछ बहुत बड़ा भी मौजूद था, कुछ ऐसा जो सुअर जैसा बिल्कुल नहीं था। मैंने राइफल निकालने के बजाय टॉर्च ऊपर उठाकर उसे देखने की कोशिश की कि अंदर आखिर है क्या। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो चीज ठिठक कर रुक गई और फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। मैंने जो देखा उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो किसी बड़े कुत्ते जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका आधा शरीर इंसान जैसा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंसान और भेड़िए को एक करने की नाकाम कोशिश की हो। यह सब देखकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। मेरे घोड़े ने भी हवा में उठकर तेज हिनहिनाहट की। वो भी समझ गया था कि सामने खड़ा जीव कोई साधारण जानवर नहीं था। वो जीव अब सुअरों से नजर हटाकर सीधे हमारी तरफ देख रहा था। उसकी लाल चमकीली आंखें अंधेरे में दो अंगारों की तरह जल रही थीं। मैंने कांपते हाथों से अपनी राइफल उठाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं भागने से पहले एक कोशिश करना चाहता था। मैंने उस भयानक जीव पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली उसके कंधे के पास लगी, लेकिन वो जीव गिरने के बजाय बस हल्का सा पीछे हटा और फिर उसके गले से एक भयानक गहरी गुर्राहट निकाली। जैसे गोली से उसे चोट तो लगी थी, पर दर्द मानो उसे महसूस ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत दूसरी गोली चलाई, लेकिन इस बार भी उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। वो राक्षस अब और ज्यादा उग्र हो गया था, जैसे मेरे हमले ने उसकी भूख और बढ़ा दी हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि इसे मारना लगभग नामुमकिन है। अगर मैं यहीं रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वहां से भागने का। लगभग कूदते हुए मैं अपने घोड़े पर चढ़ा और बिना पीछे देखे लगाम खींचकर जोर से चिल्लाया। मेरा घोड़ा तुरंत दौड़ पड़ा। भागते समय पीछे से मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज 7 फुट की फेंस लांघ गई हो, जैसे मौत मेरे पीछे अंधेरे में दौड़ रही हो। मैंने घोड़े को और तेज दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जीव बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में वो हम तक पहुंच गया। उसने घोड़े पर 2-3 जोरदार वार किए। मेरा घोड़ा दर्द से बुरी तरह चीखा और फिर उसकी रफ्तार धीरे धीरे टूटने लगी। अगले ही पल उस राक्षस ने पीछे से छलांग लगाई और घोड़े को धराशायी कर दिया। मैं उछलकर जमीन पर जा गिरा और मेरी राइफल वहीं दूर घास में छिटक गई। अब मैं और वो विशालकाय जानवर बस कुछ फीट की दूरी पर थे। वो दैत्य जैसा जानवर ठीक मेरे सामने मेरे घोड़े को खाने लगा था। उसकी गुर्राहट, हड्डियां टूटने की आवाज और मेरे घोड़े की आखिरी चीख सब मेरे कानों में गूंज रही थी। वो राक्षस मेरी तरफ पीठ करके अपने शिकार में डूबा हुआ था। इस समय मेरे पास भाग जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे हटते हुए दौड़ लगा दी। मैं फार्म हाउस से बहुत दूर नहीं था। किस्मत अच्छी थी कि फार्म हाउस पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। दौड़ते वक्त हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी पीछे से वो दैत्य छलांग लगाकर मुझ पर हमला कर देगा, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं किया। शायद वो मेरे घोड़े से ही संतुष्ट हो गया था। लेकिन अगर उसने उस रात मेरा पीछा किया होता तो आज मैं ये कहानी आपको सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। मैं हमेशा की तरह समय से पहले घर से निकला था, लेकिन शायद किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। उस दिन मैं ट्रैफिक में फंस गया था और इसी वजह से मैंने बिजनेस मीटिंग वाली अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो दूसरी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर 12 घंटे और इंतजार करूं, या फिर खुद ड्राइव करके वहां पहुंच जाऊं। क्योंकि मैं थोड़ा एडवेंचरस टाइप का हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नए स्टेट्स पार करते हुए एक लंबा रोड ट्रिप किया जाए। गूगल के मुताबिक सफर करीब 8 घंटे का था। सफर पर निकलने से पहले मैं पास के गैस स्टेशन गया और कार फुल टैंक करवाई। साथ ही 2-3 एनर्जी ड्रिंक, कुछ चिप्स और सैंडविच के पैकेट भी साथ रख लिए। रास्ते भर बोर ना हो जाऊं, इसलिए एक अच्छी सी ऑडियो बुक भी डाउनलोड कर ली और फिर मैं अपनी लंबी ड्राइव पर निकल पड़ा। रास्ता काफी अच्छा था और एनर्जी ड्रिंक ने भी मुझे जगा कर रखा। बीच सफर में मुझे 2 बार फिर से गैस भरवानी पड़ी। दोनों बार मैं ऐसे इलाकों में रुका था जहां थोड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए सब बहुत सेफ लग रहा था।
दूसरी बार गैस लेते समय किस्मत से मुझे हॉरर स्टोरी का एक नया ऑडियो बुक मिल गया था। मैं आमतौर पर मिस्ट्री और ट्रू क्राइम ही सुनता हूं, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। कम से कम रास्ते भर रेडियो की परेशान करने वाली स्टैटिक आवाजें सुनने से तो अच्छा ही है। जब मैंने सफर का आखिरी हिस्सा शुरू किया तो सूरज ढलने लगा था और सड़क पर हल्की हल्की लाल और नारंगी रोशनी फैल रही थी। हॉरर ऑडियो बुक सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा निकला। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब 2 घंटे निकल गए। लेकिन तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। लो फ्यूल। 8 घंटों के सफर में बस यही बाकी रह गया था। जब मैंने गूगल मैप खोला तो पता चला नजदीकी गैस स्टेशन 40 मील दूर था। मुझे यकीन था कि बचे हुए फ्यूल के साथ कार मुश्किल से 20 मील ही चलने वाली थी। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और बिना कोई बेवकूफी किए आगे बढ़ता रहा। किस्मत से कुछ देर बाद मैंने एक साइन बोर्ड देखा, फ्यूल स्टेशन 16 मील। यह शहर बहुत छोटा लग रहा था, इतना छोटा कि गूगल मैप पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने हाईवे से एग्जिट लिया और एक बिल्कुल सुनसान अंधेरी सड़क पर मुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी वीराने में जा रहा हूं। थोड़ी दूर चलने पर आखिरकार सामने कुछ रोशनी दिखी। शहर में बस 5-6 छोटे छोटे बिल्डिंग्स थे, सबकी लाइटें जल रही थीं। यहां बिजली मौजूद थी। ये सोचकर मुझे थोड़ी राहत मिली। जब मैं गैस स्टेशन पहुंचा तो पहली नजर में कुछ अजीब लगा। यहां के दाम बाकी जगहों से बहुत ही कम थे, इतने कम कि लगा शायद बोर्ड सालों से अपडेट ही नहीं हुआ था। मैंने धीरे से कार पार्क की, बाहर आया और पंप में नोजल लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई क्लिक, ना कोई आवाज। पंप बिल्कुल बंद था। मैं गैस स्टेशन के अंदर गया, सोचा शायद कोई अटेंडेंट मिल जाए, लेकिन गैस स्टेशन पूरा सुनसान था। शेल्फ खाली पड़े थे, उन पर धूल जमी हुई थी और काउंटर पर बस एक पुरानी सी कैश मशीन रखी थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मैं बाहर निकला और बगल वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। वो शायद एक छोटा सा मोटेल था। उसका साइन बोर्ड अंधेरे में टिमटिमा रहा था, जैसे मुश्किल से अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। जब मैं मोटेल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर डरावने दाग थे। कारपेट का रंग तो भूरा था, लेकिन उस पर बड़े बड़े काले निशान फैले हुए थे। कुछ दाग तो दीवारों पर भी दिख रहे थे। मुझे अचानक लगा जैसे मैं किसी बहुत अजीब जगह पर आ गया हूं। शायद ऑडियो बुक का असर था, या शायद इस जगह में सच में कोई गड़बड़ थी। मेरी छाती में धीरे धीरे एक अजीब सी घबराहट उठने लगी और तभी मैंने रिसेप्शन की खिड़की से बाहर झांककर अपनी कार की तरफ देखा, और जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। मेरी कार के बगल में कोई खड़ा था। मेरे सामने एक दुबला पतला जंगली सा जीव खड़ा था, कम से कम 7 फुट ऊंचा। उसके पूरे शरीर पर उलझे हुए गंदे बाल थे, जैसे लंबे समय से वो जंगल में भटक रहा हो। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि वो बिल्कुल हैरी पॉटर 3 वाले वेयरवुल्फ की तरह दिख रहा था। बस फर्क इतना था कि उसका एक हाथ नहीं था। एक पल के लिए मैंने अपनी पलकें झपकाईं, सोचा शायद अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नहीं। जब दोबारा देखा वो वहीं खड़ा था, और फिर वो जानवर गैस स्टेशन के अंदर चला गया, शायद मुझे ढूंढने। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो इसी सुनसान मोटेल में कहीं छिप जाऊं, या फिर भागकर अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करूं। लेकिन कार तक पहुंच भी गया तो भी उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। मेरे पास बस कुछ ही मील का फ्यूल बचा था, और अगर उस चीज ने कार तक पहुंचने से पहले मुझ पर हमला कर दिया तो मैंने फैसला किया कि छिपे रहना ही बेहतर है। मैंने मोटेल ऑफिस से 4 कमरों की चाबियां उठाईं और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मुझे पहला कमरा मिला, मैं तुरंत अंदर घुस गया, मगर अंदर मैंने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में 2 लोगों के सड़े गले शव बिखरे पड़े थे। फर्श, दीवारें, यहां तक कि छत पर खून और मांस के दाग थे। पूरा कमरा किसी कत्ल खाने जैसा लग रहा था। मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा, दरवाजा खुला छोड़ दिया और लाइटें भी ऑन रहने दी, ताकि उस चीज का ध्यान उधर जाए, मेरी तरफ नहीं। फिर मैं दूसरे कमरे में घुसा। यह थोड़ा कम गंदा था, दाग थे, लेकिन पिछले कमरे जैसा डरावना नहीं था। मैंने बिना समय गवाए दरवाजा बंद किया, लाइटें ऑफ की और बिस्तर के नीचे घुसकर छिप गया। ज्यादा वक्त नहीं बीता होगा कि पहले कमरे से आवाजें आने लगी, भारी सांसों की, फर्नीचर घसीटने की।
साफ था कि वो दैत्य मेरा पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंच चुका था। वो एक हाथ वाला भेड़िया जैसा राक्षस, भले उसका शरीर अधूरा था, लेकिन किसी इंसान को मारने के लिए इतना ही काफी था। अचानक पहले कमरे की आवाजें बंद हो गईं और फिर मेरे दरवाजे के ठीक बाहर हल्की चरमराहट हुई। डोरनॉब धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वो चीज दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। कुछ मिनट तक वो चुपचाप दरवाजे को छेड़ता रहा। फिर अचानक वो जोर से हंसा और अगले कमरे की तरफ बढ़ गया। बस यही मौका था। मैं धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। अगले कमरे से आने वाली आवाजें बता रही थीं वो वहां किसी चीज में व्यस्त था। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अपनी पूरी ताकत के साथ चुपचाप कदम रखते हुए पीछे जाने लगा। लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे एक कमजोर फर्श की पट्टी चरमराई। दूसरे कमरे की सारी आवाजें तुरंत रुक गईं। मैंने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से कार की तरफ दौड़ लगा दी। वे 30 सेकंड मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 30 सेकंड थे। ऐसा लग रहा था कि दिल अभी छाती से बाहर कूद जाएगा। मैं किसी तरह कार तक पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत लॉक लगा दिया। तभी कार के पीछे किसी भारी चीज ने जोर से टक्कर मारी। अगर यह कोई और जगह होती तो मैं सोचता कि शायद किसी दूसरी कार ने टक्कर मारी है, लेकिन मैं जानता था यह वही जानवर था। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से वहां से निकल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वो चीज मेरा पीछा नहीं कर रही थी। करीब 5 मील दूर जाने के बाद मेरी कार झटके लेने लगी और फिर एकदम रुक गई। सारा फ्यूल खत्म हो गया था। हालांकि मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मैं उस जगह से और उस जानवर से काफी दूर आ गया था। मैंने फोन पर आसपास के टो ट्रक सर्विस प्रोवाइडर ढूंढे। मुझे 2 टो ट्रक सर्विस प्रोवाइडर मिले, लेकिन दोनों ही बंद थे। मैंने दोनों सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैसेज छोड़ दिए और अपनी सिचुएशन बताते हुए अपनी लोकेशन भी मैसेज कर दी। थकान और डर के कारण नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने पूरी रात कार में ही गुजारी। सुबह खिड़की पर टप टप की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन खिड़की के बाहर एक बुजुर्ग आदमी को खड़ा देखे मुझे थोड़ी राहत मिली। उस बुजुर्ग आदमी ने एक पुरानी डेनिम जैकेट पहनी हुई थी और उस जैकेट पर उसी टो ट्रक कंपनी का लोगो था जिसे मैंने कॉल किया था। मैं कार से नीचे उतरा और उसे पूरी कहानी बताई, क्रीचर, घोड़ा, मोटेल, सब कुछ। उसने मेरी बात बड़े आराम से सुनी और फिर बोला, घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले तुम्हारी गाड़ी ले चलते हैं। वो बिना किसी परेशानी के मेरी कार को ट्रक पर चढ़ाने लगा। उसका तरीका इतना प्रोफेशनल था जैसे यह सब उसके लिए रोज का काम हो। कार सुरक्षित तरीके से चढ़ाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो ट्रक में बैठो, यहां खड़े रहना ठीक नहीं। मैं बिना सोचे समझे उसके साथ ट्रक में जा बैठा। वो अंदर आने ही वाला था कि उसने अपना पुराना डेनिम जैकेट उतारकर सीट पर रख दिया और तभी मुझे दिखा कि उसका एक हाथ असली नहीं था। उसकी जगह एक मेटल का हल्का सा जंग लगा हुआ प्रोस्थेटिक आर्म था। वह बिना किसी झिझक के ट्रक में बैठा और मेरी तरफ मुस्कुराया और बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम धीरे धीरे सुनसान सड़क छोड़कर शहर की ओर बढ़ने लगे। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूं जो भूत प्रेत वाली कहानियों पर हंसता था, जिसे गोस्ट स्टोरीज या रात के अंधेरे में आने वाली डरावनी आवाजें बच्चों के दिमाग की उपज लगती थीं। लेकिन जब आप यूटा के एक छोटे से टाउन में बड़े होते हो तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यहाँ की जमीन, हवा और खामोशी कुछ ऐसे राज छुपाए हैं जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते, पर रात के अंधेरे में महसूस किए जा सकते हैं। मेरा घर एक ऐसी जगह पर बना था जहां शहर खत्म हो जाता और जंगल शुरू हो जाता था। घर के पीछे बड़े बड़े खाली मैदान थे, ऐसे मैदान जो आंखों के सामने दूर तक फैलते चले जाते। पता ही नहीं चलता था कब वो रेगिस्तान में बदल जाते और फिर कहीं दूर पहाड़ों में जा मिलते। कई बार दोपहर के वक्त हमें इन मैदानों में धूल से बने छोटे बवंडर, जिन्हें डस्ट डेविल्स भी कहते हैं, घूमते हुए दिख जाते थे। वो चक्कर खाते हुए ऐसे नाचते जैसे उनके अंदर कोई जिंदा हो। यहां रहना ऐसा था जैसे मैं एक सामान्य जिंदगी और एक अनजान दुनिया के बीच रह रहा हूं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे घर के पास ही रहता था। हम दोनों के घर उस सुनसान सड़क के आखिरी 2 घर थे। सड़क आगे जाकर एक मोड़ पर खत्म हो जाती थी। कहते हैं कभी शहर वहां तक बढ़ाने का प्लान बना था, लेकिन पता नहीं किस वजह से
वो काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। हाई स्कूल के दिनों में मैं ज्यादातर वक्त अपने दोस्त के घर पर ही गुजारता था। उसका बेसमेंट हमारा अड्डा हुआ करता था। बेसमेंट में एक फटा हुआ काउच, एक पुराना टीवी और एक मिनी फ्रिज था जिसमें सोडा और बचे हुए खाने रखे होते थे। बेसमेंट में एक खिड़की भी थी जहां से दिन के वक्त रोशनी आती थी, लेकिन रात होते ही वहां घना अंधेरा छा जाता। कई बार रात में जब हम गेम खेल रहे होते और भूल जाते कि आधी रात हो गई है, तब एक अजीब आवाज उस खिड़की से सुनाई देती, कुछ घिसटने और खरोचने की आवाज। पहली बार जब यह आवाज आई तो हमने गेम पॉज करके एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सोचा शायद हवा के साथ कोई प्लास्टिक उड़ रहा होगा या कोई रैकून होगा। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर वो आवाजें निकाल रहा था। हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे का दरवाजा खोलकर देखें कि ये आवाज कहां से आ रही है। हम बस अपनी जगह पर बैठे रहते और एक दूसरे को समझाते कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह सच नहीं है। एक बार हमने फ्लैशलाइट जलाकर खिड़की के पास देखने की कोशिश की, पर बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस रात का गहरा सन्नाटा था जिसमें ऐसा लगा जैसे कुछ हिला हो। हमने सोचा शायद हमें भ्रम हो रहा है, इसलिए फ्लैशलाइट बंद कर दी और वापस बैठ गए। सुबह जब रोशनी हुई, हमने डर और जिज्ञासा के साथ खिड़की के पास जाकर देखा। सोचा किसी डॉग या रैकून के पैरों के निशान मिल जाएंगे, मगर सब कुछ सामान्य था। जमीन बिल्कुल स्मूथ थी, न कोई फुटप्रिंट, न कोई निशान। तब मेरे दिमाग में पहली बार वो सवाल आया, अगर वहां कुछ नहीं था तो वो आवाज किस चीज की थी? वक्त गुजरता गया और वो अजीब आवाजें हमारे रूटीन का हिस्सा बन गईं, जैसे पुराने घर के दरवाजों और सीढ़ियों से आने वाली आवाज की आदत पड़ जाती है। हमने अब इस आवाज को नजरअंदाज करना सीख लिया था। हालांकि कभी कभी जब मैं उस खाली मैदान से गुजरता तो लगता जैसे हवा भारी हो गई है। ऐसा लगता धूल के नीचे कोई राज छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी जब हवा झाड़ियों के ऊपर से गुजरती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, जैसे जमीन कुछ कह रही हो। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में वो एक नई जगह शिफ्ट होने वाला है। उसके पेरेंट्स उसे स्टेट के दूसरे हिस्से में ले जा रहे हैं। इस खबर ने मुझे दुखी कर दिया, मगर मैं उसके लिए खुश था। अगले कुछ हफ्तों में हमने खुलकर जिया, जितनी मस्ती कर सकते थे की। हालांकि मेरे मन के किसी कोने में एक ख्याल बार बार उभर रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे वो सुनसान मैदान किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। एक शाम हमेशा की तरह जब मैं अपने दोस्त के घर था, मैं ट्रक से कुछ सामान लेने के लिए उसके घर के पिछले हिस्से में गया। मैं थोड़ा दूर तक ही गया था कि मेरी नजर सड़क के उस बंद मोड़ पर पड़ी। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पहली बार वो जगह मुझे जिंदा और खतरनाक लगी। सड़क के उस बंद मोड़ पर लगे आखिरी पोल का बल्ब खराब हो गया था। वो पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में कोई चीज थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे वो अंधेरा धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा हो। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे वापस अंदर आ गया। दोस्तों से कह दिया कि थोड़ी ठंड लग रही थी, पर सच तो यह था कि मैं एक सेकंड भी बाहर नहीं रुक सकता था। दूसरी रात मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों परेशान थे। उसके मूव होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बेसमेंट में रहना अब बोरिंग लगने लगा था। रह रहकर वहां घुटन महसूस हो रही थी। हमने सोचा एक लास्ट ड्राइव पर चलते हैं, बाहर की हवा में सांस लेंगे तो शायद दिमाग फ्रेश हो जाए। रात के करीब 12 बजे मैं और मेरा दोस्त उसके पुराने ट्रक में बैठे निकल गए। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए मेरे दोस्त का वो पुराना ट्रक स्टार्ट हो गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अगर हमें उस वक्त मालूम होता कि वो लास्ट ड्राइव हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है, तो शायद हम कभी बेसमेंट से बाहर ही ना निकलते। जब हमने ड्राइववे से ट्रक बाहर निकाला तो अंधेरा पूरी तरह सड़क को निगल चुका था। मेरे दोस्त ने हाई बीम ऑन की। तभी उस रोशनी में एक खरगोश तेजी से मैदान की तरफ भागा। उस छोटी सी हरकत ने एक पल के लिए हमें डरा दिया। एक पल को महसूस हुआ अंधेरा भी सांस ले रहा है। मेरे दोस्त ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और हम सीधे उस सुनसान मोड़ की तरफ निकल पड़े। हमारा प्लान था कि एक चक्कर लगाकर वापस मेन रोड पर लौट आएंगे,
लेकिन वो सड़क इस समय किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई घर, बस एक अधूरी सुनसान सड़क जो आगे जाकर झाड़ियों और रेत के टीलों में समा रही थी। जैसे ही हम सड़क के एंड पर पहुंचे और ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी मिट्टी पर पड़ी, हम दोनों अपनी सीट पर जम गए। ट्रक के सामने बीम के बीचों बीच कुछ झुका हुआ खड़ा था। पहली नजर में कुछ समझ ही नहीं आया। वो इंसान जैसा जरूर था, पर इंसान नहीं था। उसके लंबे अस्वाभाविक हाथ पैर अजीब ढंग से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने हड्डियां तोड़कर गलत जगह पर जोड़ दी हों। हर हरकत के साथ उसके जॉइंट से हल्की हल्की चरमराहट की आवाज आती थी। उसकी खाल पतली और सिकुड़ी हुई थी और जगह जगह पर फटी हुई, मानो किसी ने किसी मुर्दे के ऊपर गलती से दूसरे इंसान की चमड़ी चिपका दी हो। हम दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रक की हेडलाइट सीधा उस चीज पर पड़ रही थी। ट्रक की सफेद रोशनी उस चीज को और डरावना बना रही थी। मेरे दिल की हर धड़कन मुझे वहां से नजर हटाने को कह रही थी, लेकिन मैं उसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर उस चीज ने बहुत धीरे, बहुत ही असहज तरीके से अपना सिर हमारी तरफ घुमाया, और तब हमें उसका मुंह दिखाई दिया। वो मुंह इतना बड़ा, इतना विकृत था, जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलने से पहले अपना पूरा जबड़ा तोड़कर खोलता हो। अंदर न जीभ थी, न दांत, सिर्फ काला अंधेरा। उसके मुंह के ऊपर दो बिल्कुल काले गड्ढों जैसी आंखें थीं, जिनमें न रोशनी थी न इंसानियत। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो चीज मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो चीज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और फुल स्पीड में पीछे ले गया। हमने ना कोई सवाल किया, न ही कोई शब्द बोला। हम दोनों के चेहरों पर बस एक ही चीज थी, डर। मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन हो रहा था, पर एक अजीब डर मुझे रोके जा रहा था। कहीं वो चीज हमारा पीछा न कर रही हो। जब हम मेरे दोस्त के घर पहुंचे तो ट्रक से उतरकर सीधे घर के अंदर दौड़ गए और घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी। खिड़कियां, दरवाजे चेक किए, पर्दों के पीछे देखा। घर में एक असहज सन्नाटा था, जैसे दीवारों के अंदर कुछ छिपा बैठा हो। हमने पीछे का दरवाजा डबल लॉक किया और फिर सीधे बेसमेंट में चले गए। वही बेसमेंट जो पहले हमारा अड्डा हुआ करता था, पर अब एक बंकर लग रहा था। हम दोनों कोने में बैठ गए और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वो क्या था? क्या वो कोई आदमी था या कोई बीमार जानवर? पर किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उसके हाथ पैर, वो काले गड्ढों जैसा मुंह, ये किसी इंसान या जानवर के नहीं हो सकते थे। हमने बैकग्राउंड नॉइज के लिए टीवी ऑन कर दिया, मगर थोड़ी थोड़ी देर में टीवी म्यूट भी कर देते थे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता जैसे बाहर कोई चल रहा है। दिल ने कई बार कहा कि एक बार बेसमेंट की खिड़की खोलकर देख लूं, क्या वो चीज अब भी मैदान में है? लेकिन मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मैं दोबारा उस चीज को देखना नहीं चाहता था। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली रोशनी बेसमेंट के कोने में घुसने लगी और हम दोनों की सांसों में फिर से सांस आई। एक पल के लिए सुबह ने रात के उन भूतिया पलों को किसी सपने में बदल दिया था, मगर हम दोनों जानते थे वो सपना नहीं था। कुछ देर बाद मेरा दोस्त ट्रक में कुछ सामान लोड करने के लिए बाहर चला गया और मैं खिड़की से उसे देख रहा था। सामान लोड करते वक्त वो एक पल के लिए रुका और दूर उस बंद मोड़ की तरफ ताकने लगा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर वो चीज सच में थी तो अब वो कहां गई? 2 दिन बाद मेरा दोस्त चला गया और उसके जाने के बाद घर के आसपास एक अजीब सन्नाटा और अकेलापन छा गया। मैं जब भी उस मैदान की तरफ देखता तो एक बेचैनी सी महसूस होती, जैसे कोई अब भी वहां छिपा हो और मुझे देख रहा हो। कई हफ्तों तक मैं खुद को समझाता रहा कि शायद वो सब हमारी कल्पना थी, पर हर बार जब मैं उस जगह से गुजरता वो याद फिर से ताजा हो जाती। कुछ महीनों बाद मैं भी उस टाउन से चला गया, अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने। पर जब भी वापस आता हूं, वो मैदान बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे मैंने उन्हें छोड़ा था, जैसे वक्त का उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। मैं अक्सर रात में कार धीरे चलाता हूं और अपने आप को पीछे देखने से रोकता हूं। कई बार रात के अंधेरे में मुझे लगता है कहीं से वो चीज फिर नजर आ जाएगी। मुझे समझ आ गया था कि चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, वो रात, वो मैदान और वो चीज मेरे अंदर घर कर गए थे। उस जगह को मैं घर तो कहता हूं,
पर अब वहां कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए स्किन वॉकर, वेंडिगो जैसी स्टोरीज लाते रहेंगे। अगर आप कोई भी स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।